हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन टॉपिक में। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया था और ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, चारों का लिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई थी। उसके आगे एक टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो जैसा कि नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जिधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा अमाउंट होता है उधर से उस साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाते हैं जिधर उनका कम अमाउंट होता है, और ये एक्सचेंज तब तक होता रहता है जब तक दोनों साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस इसका ठीक उल्टा है। तो इसमें होता क्या है कि प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्योर सॉल्वेंट flows out pure solvent flows out of the solution through semi permeable membrane। और इसी चीज को एंड दिस फिनोमिना is called रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी चीज को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस it is used in desalination of सी वाटर। तो सी वाटर के डिसैलिनेशन में इसका यूज किया जाता है। उसको पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग के लिए बनाया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि एक चैम्बर होता है और जिसमें एक साइड में फ्रेश वाटर होता है और दूसरे साइड में साल्ट वाटर होता है। तो यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। ये पिस्टन होता है और जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है और ये ज़्यादा प्रेशर साल्ट वाटर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस चैम्बर में भेज देता है, फ्रेश वाटर वाले चैम्बर में। तो इस तरीके से डिसैलिनेशन ऑफ वाटर किया जाता है। और इसमें सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है। सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। अब यहाँ तक हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्योरिफिकेशन वाला पोर्शन कवर हो गया। बीच में एक टॉपिक आया था वांट ऑफ फैक्टर।
तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग थोड़ा सा वांटा फैक्टर देख लेते हैं। वांटा फैक्टर को जो डिफाइन किया गया है वो I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपान एबनॉर्मल मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर dissociation or association divided by number of moles before dissociation और एसोसिएशन, यही चीज वांटा फैक्टर होती है। अब एबनॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया? तो जब सोल्यूट ऐसे होते हैं तो इन केस ऑफ सोल्यूट इफ solute dissociates, अगर सोल्यूट डिसोसिएट कर रहा है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इफ सोल्यूट एसोसिएट्स तो I की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इफ सोल्यूट neither dissociates or associates तो I की वैल्यू 1 आती है। तो अगर सोल्यूट डिसोसिएट करता है तो वांटा फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर सोल्यूट एसोसिएट करेगा तो वांटा फैक्टर लेस देन 1 आएगा। और अगर सोल्यूट ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट तो वांटा फैक्टर इक्वल्स टू 1 आता है। अब जैसे अगर हम फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन कंसीडर करें तो NaCl के लिए ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा तो I की वैल्यू 2। KCl के लिए ये K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा तो I की वैल्यू 2। MgSO4 Mg प्लस 2 में टूटेगा और सल्फेट आयन में टूटेगा तो I की वैल्यू 2। और वहीं पर K2SO4 2 पोटेशियम का कैटायन और सल्फेट के एनायन में टूटेगा तो I की वैल्यू 3, मतलब टोटल एनायन और कैटायन। तो जो वांटा फैक्टर के इंट्रोड्यूस होने से हमारे सारे फार्मूले कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे।
तो inclusion of want half factor, inclusion of want half factor modifies the equations, for colligative properties as follows. तो RLVP of the solvent, RLVP of the solvent वाला फार्मूला वो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल्स टू एन आई अपान कैपिटल एन, और सब अपने यूजुअल मीनिंग में है। पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर टी हो जाएगा। तो वांट हाफ फैक्टर के इंक्लूजन से हमारा जो फार्मूला है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आर एल वी की का फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल्स टू एन आई अपान कैपिटल एन, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी हो जाएगा। हर फार्मूले में वांट हाफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चंस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे कुछ बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कुछ जो बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। तो इसमें आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कहा गया कि $19.5 ग्राम ऑफ, ये है NCERT एक्सरसाइज 2.33। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH is dissolved in 500
ग्राम ऑफ वाटर। द डेल्टा टी एफ, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा जा रहा है, इज 1.0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट I and K of the acid। अब जो प्रॉपर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है, तो अगर हम लोग प्रॉपर एक मैकेनिज्म फॉलो करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जो डेल्टा टी एफ दिया है वहाँ से हम लोग आई निकालेंगे, आई से अल्फ़ा निकालेंगे, और अल्फ़ा से के इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम लोग पहले मोलैलिटी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो अब हम लोग पहले मोलैलिटी निकालेंगे। तो मोलैलिटी हो गया W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, तो 9.5 इंटू 1000 अपान M2, तो 12 2 14 19 33, 12 45 और 32 67, 45 और 32 77 और 1 78, तो ये हो गया 78 इंटू W1 500 ग्राम, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4, तो ये आ गया 0.5, तो मोलैलिटी हो गई 0.5 मोल पर केजी। अब डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, इस वाले फार्मूले से ये अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस हो जाने से फार्मूले में क्या चेंज होगा। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, तो आई हमारा हो गया, डेल्टा टी एफ हो गया 1 इक्वल्स टू आई इंटू के एफ 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.5, तो आई आ गया 1 अपान 0.5 इंटू 1.86, तो ये हो गया 2, तो 2 अपान 1.86, तो आई आ गया 2 अपान 1.86, तो आई हमारा आ गया 2 अपान 1.86,